नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे इक्विटी निवेश से हुए मुनाफे पर टैक्स देनदारी कैसे कम की जा सकती है और अगर निवेश में नुकसान हुआ हो तो कैसे कर सकते हैं उसकी भरपाई। टैक्स हार्वेस्टिंग की खास बारीकियां आज हम समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। सुनील जी और मोहित दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। जिससे पहले हम कैसे टैक्स बचाएं अपने इक्विटी निवेश से उसकी बात करें। नियम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके इक्विटी निवेश पर अभी मौजूदा टैक्स के नियम क्या है। सुनील जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे, जब हम निवेश करते हैं चाहे वो इक्विटी में म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि क्या है इक्विटी पर टैक्स के नियम। देखिए स्वाति, आज का जो टॉपिक है बड़ा रेलिवेंट है। 31 मार्च नजदीक है, लोग टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं और टैक्स हार्वेस्टिंग भी टैक्स प्लानिंग का एक टूल है, लेकिन बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करने वाला ये टूल होता है। तो जहां तक नियमों का सवाल है, आपको पता होगा कि बजट 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब एक प्रोविजन लेके आए थे। उससे पहले जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हुआ करते थे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। 2018 के बजट में सब कुछ चेंज कर दिया था और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इसके बाद में अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी, आप अपना इक्विटी है जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उस पर विशेष नियम दिया था कि अगर लॉन्ग टर्म होंगे यानी 12 महीने से ज्यादा आपने निवेश किया है तो टैक्स का रेट होगा केवल 10%, 10% ओनली। और अगर शॉर्ट टर्म है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड लिस्टेड या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, तो केवल रेट था 15%, यानी रिड्यूस्ड रेट था, लोग ताकि इक्विटी में, बिजनेस ट्रस्ट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और उसमें सबसे अच्छी बात ये कही थी कि 1 लाख रुपए तक अगर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे कोई छूट नहीं मिलती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी शेयर्स में या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स में, तो पूरी तरह से वो माफ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उस 1 लाख को किस तरह से को मैनेज करना है, शॉर्ट टर्म को कैसे एडजस्ट करना है लॉन्ग टर्म को। ये सारे नियम है, बड़े समझने वाले नियम है, ध्यान से। हाँ, तो बिल्कुल हर जगह टैक्स बचाने का एक तोड़ है, जो अलग अलग जरियों से के माध्यम से सरकार ने दिया हुआ है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एलटीसीजी आपको देना पड़ता है अपने इक्विटी निवेश से कमाई पर, तो उससे बचत का भी तरीका यहाँ पर है। तो शुरुआत में सुनील जी ने बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्स कैसे लगता है 15%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो लगता है 10% की दर से। लेकिन हाँ, 1 लाख तक एक साल में एलटीसीजी पर कोई टैक्स नहीं होता है। जैसे 1 लाख से ऊपर जाता है वो आपका मुनाफा, तो वो टैक्सेबल कहलाता है। अब ये जो पूरा मामला है वो 1 लाख रुपए का ही है और यहीं पर आती है टैक्स बचत की वो स्कीम, टैक्स हार्वेस्टिंग। मोहित, ये समझना चाहते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि ये टैक्स जो है वो इक्विटी पर लगता कैसे है। अब ये जो 1 लाख रुपए का जो मुनाफा है, सबसे पहले मैं टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करूंगी और उस पर गेन की बात करूंगी। जो ये 1 लाख रुपए तक का मुनाफा है, उसके ऊपर किसी निवेशक को टैक्स ना लगे और वो अपना टैक्स बचाए एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम लाई गई। एक तरीका है जिससे आप बचा सकते हैं। थोड़ा मैं आपसे इसकी बारीकियां समझना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। जी स्वाति, तो जैसा अभी हमने बातचीत की कि जो लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन होता है, एक तो पहली बात ये कि आप ये टैक्स हार्वेस्टिंग वहीं पर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन पर ऐसी कोई क्या बोलते हैं, रियायत तो नहीं कहूंगा, बट ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म गेन जो कि 1 साल से ऊपर की अवधि आपने इक्विटी को होल्ड किया है, वहां पर 10% आपको टैक्स लगेगा 1 लाख से ऊपर जितना भी गेन है उस पर। तो होता क्या है, एक उदाहरण के लिए लेते हैं। सपोज करिए आपने 2022 जनवरी में कुछ 5 लाख रुपए निवेश किए। अब वो 5 लाख रुपए आज बढ़कर मान लीजिए 6.5 लाख हो गए या कुछ भी, या फिर मान लीजिए 5,90,000 रुपए हो गए उदाहरण के तौर पर। तो ये जो 90,000 रुपए का जो गेन है,
अगर आप इसको अभी रिडीम कर लेते हैं, यानी कि आप वो इक्विटी यूनिट्स को बेच देते हैं या जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं उसको बेच देते हैं, तो ये 90,000 रुपए का जो गेन है वो रियलाइज हो जाएगा और वो रियलाइज गेन बन जाएगा। इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा और चूंकि अवधि 1 साल से ऊपर की है, ये लॉन्ग टर्म गेन बन जाएगा। इस पर 10% टैक्स एप्लीकेबल होता अगर ये गेन 1 लाख से ऊपर होता, बट क्योंकि ये सिर्फ 90,000 रुपए है, ये पूरी तरह से आपके लिए टैक्स फ्री हो गया। आप इसको बुक करिए, वो 90,000 रुपए आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गए। जो 5,90,000 रुपए की रकम आपके अकाउंट में आई, उसे आप इमीडिएटली, और यहां पर ऑपरेटिंग वर्ड है इमीडिएटली, बिना कोई समय का नुकसान किए आप वापस रीडिप्लॉय कर लीजिए और फिर से 5,90,000 से अपनी जर्नी को शुरू करिए। तो यहां पर आपने क्या किया कि आपने अपने गेन बुक कर लिए, आपकी कॉस्ट रीसेट हो गई 5,90,000 पर, और आपने उस लॉन्ग टर्म गेन पर कोई टैक्स नहीं दिया। अब मान लीजिए वो 5,90,000 रुपए आगे जाकर अगले साल बढ़कर 6,50,000 रुपए हो जाते हैं। तो यहां पर आप फिर से आपका जो गेन आया है 60,000 रुपए का, उसको बुक करिए अगले साल, अगले वित्त वर्ष में, और उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज वो 1 लाख से कम है। अब अगर मान लीजिए कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग की ये जो प्रक्रिया है उसको आप नहीं डिप्लॉय करते, यानी आप उसका फायदा नहीं उठाते, तो वो जो 5 लाख रुपए है वो सीधा बढ़कर 6.5 लाख रुपए हो जाते अगले वित्तीय वर्ष में। और जब आप उसे रिडीम करने जाते तो आपका जो पूरा लॉन्ग टर्म गेन होता वो 1.5 लाख रुपए का होता। उस पर पहला 1 लाख आपके लिए फ्री हो जाता, बट जो बचा हुआ 50,000 रुपए था वहां पर आपको 10% लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल गेन टैक्स लग जाता और आपको 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता। तो इस टैक्स हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया से, बिकॉज आपने हर वित्तीय वर्ष में अपने गेन को बुक किया, 1 लाख रुपए तक के गेन को आप हर वित्तीय वर्ष में बुक कर सकते हैं, उसे आपने बुक किया और वापस इमीडिएटली रीडिप्लॉय कर दिया, तो आपने ये जो 5,000 रुपए का टैक्स आता था आपको, आपने उसे पूरी तरह से बचा लिया है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसे आपको हर फाइनेंशियल ईयर पे दोहराना पड़ेगा। जब भी आपके पास बुक्स में 1 लाख रुपए का गेन हो, आप उसे बुक करिए और वापस इमीडिएटली रीडिप्लॉय कर दीजिए, आप उसे वापस निवेश में डाल दीजिए। तो आपकी ये जो प्रक्रिया है वो एकदम सुचारू रूप से चलती रहेगी और हर साल टैक्स बचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहित। हाँ, तो टैक्स बचत के लिहाज से वो भी इक्विटी में, सुनील जी, जो हमने समझा पूरा इसका गणित, कितना फायदेमंद है निवेशकों के लिए? किसी को टैक्स 1 लाख के ऊपर के अपने लाभ पर टैक्स नहीं देना पड़े, इसलिए हर साल वो टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू उसी मुनाफे को फिर से री इन्वेस्ट करे, जिससे वो 1 लाख के उस कैपिंग के नीचे नीचे रहे। क्या फायदे इसके समझे हम? देखो स्वाति, जैसे मोहित जी ने बताया, आप 1 लाख तक का जो बेनिफिट है सरकार ने दिया, आप उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि टैक्स प्लानिंग कोई अपराध नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस एक अपराध होता है। विद इन द पैरामीटर ऑफ द लॉ आप कर रहे हैं पुराना ले तो लो। आप टैक्स बचा रहे हैं। इसका मतलब कि आप हर साल 10,000 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट में बचा रहे हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं उसका फार्मूला भी अपने दर्शकों को बता देता हूँ। देखिए, आपको पता होगा टैक्स के नियम बड़े थोड़े से बेढंगे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़ा भाई है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छोटा भाई है, तो छोटे भाई का लॉस तो बड़ा भाई ले लेता है। लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म से नहीं एडजस्ट कर सकते। तो अगर आपको इस साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपको पता है जैसे मार्केट अभी वोलेटाइल है, मार्केट डाउन है 2-3 दिन से, और आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी ले लेते हैं, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को जो आपका पुराना इस साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, इसको बोना कहते हैं, जहां पे आप लॉस को बो रहे हैं और उससे आप फल प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरे बड़े मजे की बात है, आपको पता होगा कि अगर आपका लॉस एडजस्ट नहीं भी होता इस साल में, तो हम अगले 8 सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको कैपिटल गेन हेड में ही एडजस्ट करना होता है। तो एक ये भी तरीका है। अगर आज वोलेटाइल मार्केट जो चल रही है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस साल में हुआ है, तो शॉर्ट टर्म लॉस से उसको एडजस्ट कर लीजिए, वो भी विद इन द पैरामीटर ऑफ द लॉ है और आप उसका बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म पर आपको पता है 15% का हुआ है, लॉन्ग टर्म पर 10% का टैक्स है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। ओके, तो ना सिर्फ मुनाफा बल्कि लॉस को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिसका जिक्र अभी सुनील जी ने किया। मैं कैपिटल लॉस के हार्वेस्टिंग पर और डिटेल में आती हूं और गणित भी आपसे मोहित समझूंगी, लेकिन उससे पहले हमने इसके फायदे तो समझे कि आप उसी अपने जो लाभ है या इक्विटी से जो आपको कमाई हुई है, आप उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए हर साल और आप टैक्स से बच सकते हैं अगर आपका 1 लाख से नीचे नीचे
LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है आपके निवेश से, पर क्या इसके कुछ डाउन साइड्स भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी है कि हर साल आप टैक्स हार्वेस्टिंग का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे नुकसान तो हम नहीं कहेंगे लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स अगर हम समझें तो? जी स्वाति, तो देखिए इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये एक फायदेमंद प्रणाली है। आप अगर इसको सुचारू रूप से हर साल करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से अगर आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो आप जरूर टैक्स बचा पाएंगे। 10,000 रुपए तक का आप मैक्सिमम टैक्स इससे हर साल बचा सकते हैं। 1 लाख की रकम है, उस पर 10% का टैक्स, आप 10,000 रुपए बचा लेंगे हर साल के लिए। पर इसके अंदर में स्वाति, मेरे अनुभव में जो मैंने देखा है, इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं। वो ये कि इसका जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो बहुत हाई है। अब समझिए कि आप एक निवेशक हैं, आपने अपने टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए एकदम से आपने रिडीम किया, आज कुछ आपका पोर्टफोलियो जो भी था, आपने 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो उसको रिडीम किया, उस पे मान लीजिए आपके पास में 50,000 रुपए का गेन था, तो आपके पास में 5.5 लाख रुपए रिडीम होकर आए। अब टैक्स हार्वेस्टिंग की ये प्रक्रिया तभी अच्छे से चलेगी जब वो 5.5 लाख रुपए आपके पास आते ही, इनफैक्ट आने से पहले, जब सेम डे आप रिडीम कर रहे हैं तभी आपने उसको वापस रीडिप्लॉय कर दिया। बिकॉज आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है अपने निवेश का। आप सिर्फ रिडीम उसे टैक्स के लिहाज से कर रहे हैं, या आपकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी या लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहां पर मैंने अक्सर देखा है कि निवेशक चूक कर देते हैं। वो काफी बार इस पैसे को रोक के रख लेते हैं, मार्केट की टाइमिंग करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा चलिए पैसा आया है, अभी 5 दिन बाद डालते हैं, 10 दिन बाद डालते हैं। और इस चक्कर में, या फिर काफी बार ऐसा भी होता है कि आपने आज रिडीम किया, पैसा आपको T+2 डेज पे आएगा इक्विटी के रिडेम्पशन का, तो वो जो 2 दिन है उसमें मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो गया, मार्केट काफी वोलेटाइल रहते हैं। अगर मार्केट में एकदम से करेक्शन आ गया तो इसकी काफी बड़ी आशंका रहती है कि आप एक नीचे के स्तर पर वापस एंट्री लें, और आपको थोड़ा सा वहां पर मार्केट लॉस या फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क जिसको बोलते हैं, वो सहना पड़ सकता है। और काफी हद तक मैंने देखा है कि इसी प्रक्रिया को स्वाति अगर आप बहुत सालों तक चलाएंगे तो साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर का बिहेवियरल साइंस कुछ इस तरह से काम करता है कि वो अपने कॉस्ट को मन में रीसेट करते रहते हैं। आज मान लीजिए मैंने कोई चीज 5 लाख रुपए की ली है, वो बढ़कर मैंने अपना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किया और टैक्स गेन हार्वेस्टिंग किया, और फिर मेरा जो बेस था, जो मेरा कॉस्ट था, वो वापस मैंने 5.50 पे सेट कर दिया, उसके अगले साल मैंने 6 पे सेट कर दिया, फिर 7 पर सेट कर दिया, तो मेरा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। कभी मान लीजिए मार्केट का अगर डाउन साइकिल आए और आपको पोर्टफोलियो में लॉस हो जाए, मान लीजिए वो 7 लाख की जो मेरी रकम थी बढ़कर वो एक बार 6.5 लाख की हो जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है। और मैं काफी बार एज अ निवेशक मैं ये थोड़े से बदलाव करने लग जाता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। मेरा जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म और मायोपिक हो जाता है। मैं हर साल अपने पोर्टफोलियो को देखने लग जाता हूँ। इक्विटी जिसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए उसे मैं हर साल एनालाइज करता हूँ, हर साल उसका प्रॉफिट देखता हूँ, हर साल उसके लॉसेस पे डरने लगता हूँ। और काफी जगह निवेशक इससे गलत निर्णय लेकर एक अच्छे स्कीम को भी बेच देते हैं, अच्छे इक्विटी स्टॉक से भी निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका दृष्टिकोण और मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि निवेशक अपनी पूरा जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो मिस कर जाए इस चक्कर में। हाँ, और क्योंकि जो जिक्र सुनील जी ने यहाँ पर किया था मोहित, मैं वही गणित आपसे समझना चाहूंगी जो आपने टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए दिया था कि कैसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग का उदाहरण हम अपने निवेशकों को समझा सकते हैं, कैसे ये काम करता है? स्वाति, ये काफी सिंपल सा है एक्चुअली। इसमें देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास में कोई लॉस हुआ है, मान लीजिए आज आपने 2 लाख रुपए निवेश किए थे जिसकी रकम घटकर मार्केट के कारण 1,70,000 रुपए हो गई है, और ये लॉन्ग टर्म निवेश है आपका। सपोज करिए आपने 2 साल पहले निवेश किया था, तो ये 30,000 रुपए का जो लॉन्ग टर्म लॉस है आपका, इसे आप लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 112A के अंतर्गत इनकम टैक्स में आप अपने जो लॉन्ग टर्म गेन है उसमें आप 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं, और आपके जो लॉसेज हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेज, उसे आप लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 30,000 रुपए तक का कोई भी लॉन्ग टर्म गेन हो अगर आपके पास में इक्विटी में, लिस्टेड इक्विटी में, जहां पर आपने STT भरा हुआ है, या फिर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में, तो उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म लॉस है, यानी 1 साल से कम के निवेश पर आपको लॉस हुआ है, तो उसे भी आप लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लॉस दोनों ही लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकते हैं। और शॉर्ट टर्म गेन अगर आपके पास बुक्स में है
तो उसके अगेंस्ट में आप शॉर्ट टर्म लॉस को उसके अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा गणित है इसका। आपके बुक्स में जितना भी लॉस हुआ है, अगर आपके पास में कोई ऐसा स्टॉक है, ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां आपको प्रॉफिट बन रहा है, तो आप कोशिश करके दोनों को बुक कर सकते हैं। एक तरफ आपने लॉस लिया है क्योंकि आपको शायद वो शेयर या स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं लग रहा है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपने लॉस बुक किया। तो उसी के बराबर रकम का, जहां पर जितना प्रॉफिट होता है उतना, अगर आपके पास में कोई पोजीशन है या कोई स्कीम है जहां पर उतना ही गेन हो रहा है, तो उसे भी रिडीम कर कर आप दोनों को सेट ऑफ कर कर अपना पूरा टैक्स बचा सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसी फाइनेंशियल ईयर में से क्लेम करें। अगर आपने लॉस लिया है तो आपको ये सुविधा मिलती है कि 8 साल तक आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करिए, और आने वाले 8 वित्तीय वर्षों में अगर आपको कहीं पर भी गेन होता है तो आप पुराने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है तो उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं, और आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है अपने गेन्स पर। तो मुझे लगता है ये वाला जो बिल्कुल सेट ऑफ का क्लॉज मोहित, है, जिससे पहले इसे तो हर निवेशक मैं को यूज ब्रेक, करना चाहिए। हाँ मैं जिससे पहले ब्रेक लूं, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जानूंगी, इसके बाद ब्रेक पर चलेंगे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जैसा आपने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने निवेश से नुकसान है या फंड से फायदा नहीं हो रहा है, तब आप लॉस बुक करके उस फंड से निकल सकते हैं, फंड को रिडीम कर सकते हैं और आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन कब फायदेमंद हो सकता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग? क्योंकि जैसा अभी सुनील जी ने भी बताया था और आपने भी जिक्र किया था, बाजार में उथल पुथल है और कई लोगों के निवेश में नुकसान हो रहा है। कई बार लोग आनन फानन में भी शायद नुकसान बुक करके या लॉस बुक करके निकल जाए किसी फंड से। सही फायदा ऐसी किसी तरीके का कब हो सकता है? देखिए स्वाति, इसमें फायदा यह है कि मान लीजिए आपको काफी लॉस हो रहा है, ठीक है, आपने कुछ स्कीम ले रखे हैं, लेट से लास्ट 1 साल का अगर आप व्यू ले, 1-1.5 साल का, तो मार्केट ने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है और निवेशक काफी हद तक लॉसेस में है। आपको लग रहा है कि आपकी बुक्स में काफी सारा लॉस है, आप इमीडिएटली उस लॉस को बुक कर लीजिए। ठीक है, अभी आपके पास मान लीजिए कि बुक में कहीं पर भी किसी भी स्कीम में गेन्स नहीं है, आपने वो लॉस इस फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया। सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए डाले थे, आज वो घटकर 9 लाख रुपए रह गए या 8.5 लाख रुपए रह गए, आपने वो 1.5 लाख रुपए का लॉस अपने बुक में ले लिया। आप इमीडिएटली वो 8.5 लाख रुपए को वापस निवेश कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन थी, ये जो मार्केट वैल्यू थी आपके फंड्स की, वो 8.5 लाख रुपए पे बरकरार है, बिकॉज आते ही पैसा आपने रीडिप्लॉय कर दिया और आपने अपनी बुक में 1.5 लाख रुपए का लॉस ले लिया है। अब अगले 8 सालों तक आपको जब भी गेन होगा आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपको उस गेन पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए अगले साल आपको या अगले 2 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपए का गेन आता है, तो आपको उस गेन पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख तक तो वैसे भी फ्री है। 50,000 रुपए पे जो टैक्स बनता था उसको भी, जो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस था, उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, इसे बहुत बड़े एचएनआईज और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स काफी हद तक यूज करते हैं स्वाति मार्केट में। जब वो क्या करते हैं, जब उनके पास बहुत सारा लॉस होता है, बहुत बड़ी पोजीशंस होती हैं, लाखों में जो लॉस होता है, वो इमीडिएटली उसे बुक कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले, और वापस वैसी ही पोजीशन फिर से ले लेते हैं मार्केट में सेम स्कीम में निवेश करके, और वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि आने वाले सालों में जो गेन बने उस पर टैक्स ना देना पड़े। आइए कुछ अब आने वाली जरूरी टैक्स से जुड़ी डेडलाइंस पर चर्चा कर लेते हैं। सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट और मनी फ्रंट के मोहित गांग हमारे साथ हैं। सुनील जी, कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं जिसका ख्याल मार्च पे खास तौर पर रखना पड़ता है, और उसमें सबसे पहले जो डेडलाइन है, नज़दीक है एकदम बिल्कुल, वो है एडवांस टैक्स की। जानना चाहेंगे एडवांस टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा? देखो स्वाति, कल 15 मार्च है और इस वित्त वर्ष के लिए 22-23 के लिए एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आपको पता होगा, अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 90% आपका एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, और 100% अमाउंट, यानी अब जितना भी एडवांस टैक्स आपका ड्यू था आप जमा करवा दीजिए। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आप 234C और 234B का जो इंटरेस्ट है वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप छोटे व्यापारी है, क्योंकि आपको पता होगा जो 44AD में या 44ADA में जो रिटर्न भरते हैं अपनी 6% वाली या 50% वाली, उनको एक ही इंस्टॉलमेंट देनी होती है पूरे साल में। बाकी लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना होता है। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून होती है, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो एक इंस्टॉलमेंट क्योंकि उनको देनी होती है 15 मार्च वाली, तो पूरा का पूरा एडवांस टैक्स उनको 15 मार्च तक जमा करवाना है, जो छोटे व्यापारी हैं। और हमेशा सीनियर सिटीजन को लेके कंफ्यूजन होता है कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं लगता, तो ये आधा सच है।
हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, आपकी कोई बिजनेस इनकम है, आपको किसी फर्म से पार्टनरशिप में शेयर आ रहा है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बाकी एसएससी की तरह होती है। इस डेडलाइन को आपको नहीं चूकना है, वरना आपको 234 बी का ब्याज और 234 सी का जो इंटरेस्ट का ब्याज है, वो आपको देना पड़ेगा। और ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, सभी के लिए एडवांस टैक्स देना जरूरी? नहीं स्वाति, एडवांस टैक्स तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन एडवांस टैक्स का मायने क्या है? जैसे हमने बताया था कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी विद वर्ष 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो सारी आप निकाल लीजिए। उसमें से अपना टीडीएस का अमाउंट कम कर लीजिए, आपका टीसीएस का अमाउंट। आपको आजकल पता होगा कि आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं या आप ओवरसीज टूर पैकेज देते हैं, तो आपको टीसीएस कलेक्ट हो जाता है, तो उसको भी कम करने के लिए सरकार ने कहा है आपका टीडीएस टीसीएस आपका कम हो जाएगा। क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में होता यह है कि सैलरीड एम्प्लॉय का टीडीएस पूरा का पूरा आपका एम्प्लॉयर पूरी कैलकुलेशन करता है कि आपको कितना टैक्स बनता है, और वो पूरा टीडीएस काट लेता है मंथली इंस्टॉलमेंट में या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। तो आपका अगर टीडीएस कट गया तो फिर आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका टीडीएस नहीं कटा है, आप कंफर्म कर लीजिए अपने 26 ईयर से, तो फिर आपको भी एडवांस टैक्स देना होता है। और आपको पता होगा, क्योंकि नया रिजीम पुराना रिजीम है, तो अगर आपको पुराना रिजीम चुनना है, वो जो इस वित्त वर्ष का नहीं, जो इस बजट में आया वो नहीं, जो उससे पहले था नया रिजीम, आपको चुनना था, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को एक इंटीमेशन देना होता है कि मुझे नए रिजीम में जाना है। अपनी डिडक्शंस को देख लीजिए, अपनी सेविंग्स को देख लीजिए और चुन लीजिए कि आपको कौन सा रिजीम चुनना था, नया या पुराना। आपको नया जाना है तो आप अपने एम्प्लॉयर को एक चॉइस देंगे, और आपको रिटर्न भरते वक्त भी वो चॉइस ऑप्ट करनी होती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट काम के लिए 31 मार्च की तारीख इम्पोर्टेंट है, अपडेटेड आईटीआर। अब तो आईटीआर के बहुत सारे नाम हो गए हैं, अपडेटेड, बिलेटेड, रिवाइज्ड। तो अपडेटेड के मायने क्या हैं? अपडेटेड आईटीआर के मायने 31 मार्च, सुनील जी। देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हमारे एसएससी है वो समझते हैं कि बिलेटेड और अपडेटेड एक ही बात है। बिल्कुल भी एक बात नहीं है, उनमें दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। बिलेटेड रिटर्न भरने की जो डेट कभी 31 मार्च हुआ करती थी, वो इस बार 31 दिसंबर को एंड हो गया था, वो विंडो क्लोज हो गई थी। बिलेटेड रिटर्न आप उसी फाइनेंशियल ईयर की भरते हैं, उसी असेसमेंट ईयर की भरते हैं जो 31 जुलाई को आपको भरनी थी, 31 जुलाई 2022 को इस केस में, और जो आपको 31 दिसंबर 22 को जो खत्म हो गया। अपडेटेड रिटर्न, माननीय वित्त मंत्री जी एक प्रोविजन लेके आई थी, आपको पता होगा कि अगर आप कोई इनकम एस्केप कर जाते हैं, कोई इनकम दिखाना भूल जाते हैं, तो सरकार 148 में एक नोटिस देती है। 6 साल का उसका टाइम होता था, अब बढ़ा उसको 3 साल और 10 साल 2 कैटेगरी में बांट दिया है। तो ऐसे लोगों को बहुत परेशानी होती थी, तो सरकार ने एक नया कंसेप्ट दिया था, अपडेटेड रिटर्न। यानी अगर आपको इनकम भूल गए हैं तो आप उसको अपडेट कर दीजिए, उसको आप रिवाइज रिटर्न भर दीजिए। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपको 24 महीने का टाइम दिया है, 12 + 12 यानी 1 साल भी भर सकते हैं और 2 साल तक आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल में भर रहे हैं, 12 महीने में भर रहे हैं, यानी अगर आप 31 मार्च 2023 को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कौन सी रिटर्न आप भर रहे होंगे? आप 21-22 की रिटर्न भर रहे होंगे, तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना है, 25%। इसी रिटर्न को आप अगले साल भरते हैं, तो यानी 24 महीने भरते हैं, तो आपको 50% टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है सबसे बड़ी, कि अपडेटेड रिटर्न हर आदमी नहीं भर सकता, हर आदमी उसके एलिजिबल नहीं है। आप लॉस की रिटर्न नहीं भर सकते, आपका रिफंड अगर कम हो रहा है आप वो रिटर्न नहीं भर सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें कैवियट्स हैं, बहुत सारे उसमें धाराएं दे रखी हैं, 139(8) 139 सबसेक्शन 8 में, आपको उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो टैक्स की कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें और टैक्स बचत के उपाय, ये दोनों पर हमने चर्चा आज की है हमारे 2 एक्सपर्ट सुनील गर्ग और मोहित गांग से। धन्यवाद करेंगे दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।